हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान क्लास 10 समकालीन भारत भाग 2 के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, आज का सेशन है भूगोल पार्ट 2। पार्ट 1 आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, भूगोल सब्जेक्ट से संबंधित। आज का सेशन है दोस्तों भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आज की क्लास है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 समकालीन भारत भाग 2 के भूगोल विषय से संबंधित। इसमें भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए हैं। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 भूगोल पार्ट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का महत्व आप जानते हो। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, सौर ऊर्जा का क्या क्या महत्व है। तो देखते हैं सबसे पहले भारत में सौर ऊर्जा का महत्व या सौर ऊर्जा की संभावना। तो भारत में सौर ऊर्जा की संभावना दोस्तों अधिक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सौर ऊर्जा का महत्व क्या है? तो आप जानते हो भारत में सौर ऊर्जा की संभावना ये सर्वाधिक है। सौर ऊर्जा ये एक नवीकरण, सौर ऊर्जा का नवीकरण किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण कम होता है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सौर ऊर्जा का महत्व। सौर ऊर्जा, तो भारत में सौर ऊर्जा की संभावना कैसी है? ये सर्वाधिक है। सौर ऊर्जा का नवीकरण हो जाता है। वायु प्रदूषण की बात करें तो सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण कम होता है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? किस किस कार्य में कर सकते हैं? तो जैसे खाना पकाने, विद्युत में, प्रशीतन में, हीटर में, पानी गर्म करने में, पंप में, फोटोस्टेट, इन सब में दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। गांव में देखें, गांवों और मरुस्थलीय भागों में तो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं भारत में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऊर्जा संरक्षण के उपाय। बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो सबसे पहला देखिए, नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, हमें विद्युत की बचत करनी चाहिए। नागरिकों में ऊर्जा के प्रति जागरूकता और ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। नागरिकों में ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के कौन कौन से उपाय बताए? नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया जाना चाहिए। ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। हमें विद्युत की बचत करनी चाहिए। नागरिकों में ऊर्जा के प्रति जागरूकता, नागरिकों में ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए अत्यधिक आवश्यक है गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग हो। यह है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के उपाय। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। आप जानते हो सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में प्रथम सूती वस्त्र की बात करें तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग ये कब लगा? 1854 में। और कहाँ पर स्थापित हुआ दोस्तों? तो मुंबई में। बात करें दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभिक विकास हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक प्रसार, प्रारंभिक विकास कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। इसका प्रमुख कारण क्या है कि कपास की उपलब्धता यहाँ आसान रहती है, निकट बाजार उपलब्ध है, परिवहन के साधनों की उपलब्धता सर्वाधिक है। साथ ही बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है? नम जलवायु। इस वजह से दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक प्रसार कहाँ हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात में प्रारंभिक विकास हुआ। जलवायु की बात करें तो इसके लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है तथा सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भारत सूत निर्यात किस देश को करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों।
भारत सूत निर्यात ये किस देश को करता है? तो इसका राइट आंसर है जापान। बात करें भारत किन किन देशों को सूती वस्त्र निर्यात करता है? तो इसमें प्रमुख है दोस्तों अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, नेपाल और श्रीलंका। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लौह इस्पात उद्योग के बारे में आ सकता है दोस्तों। लौह इस्पात उद्योग के बारे में विस्तार से विवरण करो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधारभूत उद्योग कहलाता है लौह इस्पात उद्योग। बात करें भारत में लगभग सभी उद्योग ये लौह इस्पात उद्योग पर आश्रित है। लौह इस्पात उद्योग की बात करें दोस्तों तो लौह इस्पात का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? इंजीनियरिंग उद्योग, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन और वैज्ञानिक उपकरण बनाने में इस्पात का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? इंजीनियरिंग, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन और वैज्ञानिक उपकरणों में। विशेषता की बात करें लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो आगे देखने वाले हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। तो लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारी उद्योगों की श्रेणी में आता है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात किस में आता है? भारी उद्योगों की श्रेणी में। अधिक परिवहन के साधनों की इसमें आवश्यकता होती है। वजन अधिक होता है, अधिक लागत आती है। साथ ही देखें तो लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है दोस्तों लौह अयस्क, कोल और चूना पत्थर। बात करें लौह अयस्क उत्पादन की तो 106 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण 2018 में हुआ। 106 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कब हुआ दोस्तों? 2018 में। भारत स्पंज लोहा का प्रमुख उत्पादक है। प्रतिवर्ष की बात करें तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत ये कितनी है दोस्तों? तो 70.9 किलोग्राम। बात करें दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन की तो 106 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण 2018 में हुआ। भारत ये स्पंज लोहा का प्रमुख उत्पादक देश है। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो ये कितनी है? तो 70.9 किलोग्राम। लौह अयस्क की बात करें दोस्तों तो लौह अयस्क उत्पादन में घरेलू मांग पूर्ति के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है जनसंचार के माध्यमों के बारे में। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, समाचार पत्रिकाएं, फिल्में, फ़ोन, वीडियोज़ ये सब किस में आते हैं दोस्तों? जनसंचार के माध्यम है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भारत के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग ये कितने हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 5। भारत में कुल आंतरिक जलमार्ग कितने हैं? 5। नौगम्य जलमार्ग 1, नौगम्य जलमार्ग 2, नौगम्य जलमार्ग 3, नौगम्य जलमार्ग 4 और नौगम्य जलमार्ग 5 ये प्रमुख आंतरिक जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात करें तो ये माताई नदी और महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का एक विस्तार 588 किलोमीटर तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की लंबाई कितनी है? 588। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 इसकी लंबाई है 1078, जबकि नौगम्य जलमार्ग 3 इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। नौगम्य जलमार्ग 2 इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, जबकि नौगम्य जलमार्ग 1 इसकी लंबाई है दोस्तों सर्वाधिक 1620 किलोमीटर। ये थे दोस्तों भारत के अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग या आंतरिक जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जैसे नरोरा ये कहाँ है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। कलपकम ये तमिलनाडु में। काकरापार या काकरापारा ये गुजरात में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जबकि केंगा कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। ये थे दोस्तों प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है व्यापार संतुलन के बारे में। तो व्यापार संतुलन क्या है? आप जानते हैं दोस्तों व्यापार में 2 घटक होते हैं, एक आयात खरीदना और एक बेचना निर्यात। व्यापार के 2 घटक कौन कौन से होते हैं? आयात और निर्यात। आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो तो ये क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन अनुकूल रहता है, जबकि आयात अधिक हो तो व्यापार संतुलन कैसा रहता है दोस्तों? प्रतिकूल।
अब क्लास के अंत में देखिए दोस्तों 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे पहले है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली ये क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो कर्तन दहन प्रणाली ये कृषि भारत के अनेक नामों से जाना जाता है। इस कृषि भारत में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया किसे कहते हैं? कर्तन दहन प्रणाली को। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहते हैं या पेंडा। उड़ीसा में बात करें तो दोस्तों इसे पामाडाबी या कोमान। जबकि पश्चिम घाट में देखें दोस्तों तो इसे कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वालर या वाल्टेर। पश्चिम घाट में कुमारी कहते हैं इसे, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालर या वाल्ट्रे और हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहते हैं। जबकि झारखंड में कुरवा, जबकि उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये थे दोस्तों कर्तन दहन प्रणाली और उसके उपनाम। ये थे दोस्तों कर्तन दहन प्रणाली का विस्तार से विवरण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों मक्का कृषि के बारे में विस्तार से लिखो। तो इसमें मक्का कृषि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानते हो दोस्तों मक्का किस में आता है? खरीफ की फसलों में। जबकि कुछ राज्यों में देखें, जैसे बिहार जैसे कुछ राज्यों में देखें तो मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। यह खाद्यान्न चारा दोनों के रूप में काम आता है। ये खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में काम आता है। भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो मक्का के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें दोस्तों तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी मक्का के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, किन किन राज्यों में होता है। तो इनमें आता है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जूट उत्पादन से संबंधित। जूट उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और उस जूट का उपयोग। आप जानते हो जूट, इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। उपयोग की बात करें जूट उत्पादन, जूट का उपयोग सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो आप जानते हो जूट का सर्वाधिक उपयोग ये बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे आदि के निर्माण में होता है। अब क्लास के अंत में देखिए दोस्तों 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे पहले है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली ये क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो कर्तन दहन प्रणाली ये कृषि भारत के अनेक नामों से जाना जाता है। इस कृषि भारत में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया किसे कहते हैं? कर्तन दहन प्रणाली को। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहते हैं या पेंडा। उड़ीसा में बात करें तो दोस्तों इसे पामाडाबी या कोमान। जबकि पश्चिम घाट में देखें दोस्तों तो इसे कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वालर या वाल्टेर। पश्चिम घाट में कुमारी कहते हैं इसे, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालर या वाल्ट्रे और हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहते हैं। जबकि झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रदेशों में, जबकि उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये थे दोस्तों कर्तन दहन प्रणाली और उसके उपनाम। ये थे दोस्तों कर्तन दहन प्रणाली का विस्तार से विवरण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों मक्का कृषि के बारे में विस्तार से लिखो। तो इसमें मक्का कृषि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानते हो दोस्तों मक्का किस में आता है? खरीफ की फसलों में। जबकि कुछ राज्यों में देखें, जैसे बिहार जैसे कुछ राज्यों में देखें तो मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। ये खाद्यान्न चारा दोनों के रूप में काम आता है। ये खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में काम आता है। भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो मक्का के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें दोस्तों
तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी मक्का के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, किन किन राज्यों में होता है। तो इनमें आता है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जूट उत्पादन से संबंधित। जूट उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और उस जूट का उपयोग। आप जानते हो जूट, इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। उपयोग की बात करें, जूट उत्पादन, जूट का उपयोग, सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो आप जानते हो जूट का सर्वाधिक उपयोग ये बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे आदि के निर्माण में होता है। ये थी दोस्तों भूगोल की महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।